तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग वृत्त के बारे में चर्चा कर लिए हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं, है ना। वृत्त, वृत्त अगर कोई शब्द अगर कोई बोलेगा, है ना, वृत्त शब्द कहीं सुने होंगे, लेकिन जैसे ही वृत्त बोलते हैं ना, तो वृत्त का कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि वृत्त का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, तो जब वृत्त का मतलब समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करना है, इसका अंग्रेजी शब्द याद रखना है। क्या रखना है? अंग्रेजी शब्द, है ना। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल, CIRCLE, ठीक है। और जब हम सर्कल बोलते हैं, है ना, तो सर्कल जब बोलते हैं तो हमें किसका याद आता है? साइकिल का याद आता है। किसका याद आता है? साइकिल, ठीक है। और साइकिल का जब हम याद करते हैं, साइकिल जब हम बोलते हैं तो हमें दो गोल गोल चक्के दिखाई देते हैं। साइकिल का जब हम बोलते हैं तो हमें क्या याद आते हैं, क्या दृश्य आता है हमारे आंखों के सामने? साइकिल का दो चक्का, है ना, क्योंकि साइकिल में वही चक्के ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चक्के नहीं होंगे तो साइकिल ही नहीं होगा, है ना। तो जब हम साइकिल बोलते हैं तो हमारे पास क्या संकेत आता है, क्या दृश्य हमारे सामने आता है? ये चक्का, ठीक है। साइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का सब लोगों ने देखा है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त। क्या कहते हैं इसको? वृत्त, ठीक है। तो बताइए, वृत्त का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। और सर्कल का मतलब जब हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है? साइकिल, है ना। और साइकिल मतलब साइकिल का चक्का, है ना। इस प्रकार की आकृति, ठीक है ना, साइकिल के चक्के जैसी आकृति, ठीक है। तो साइकिल के चक्के जैसी जो आकृति होती है, इसे हम क्या कहते हैं? हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? गोलाकार आकृति। कैसी आकृति? गोलाकार आकृति, ठीक है। तो जो गोलाकार आकृति, इस प्रकार की आकृति, अब बताइए आप लोगों ने ऐसी आकृति कहां कहां देखी है? कहां देखा है आपने ऐसी आकृति? याद करो, कहां कहां देखे हो? सबसे पहले घर में रोटी, सब लोग रोटी खाते हो जी। रोटी का आकार कैसा होता है? इसी प्रकार का गोल होता है। माँ ऐसी गोल गोल रोटी बनाती है ना, और रोज खाने को देती है, ठीक है। और क्या देखे हो? हाथ में कंगन, माँ को देखा ना, कंगन पहने रहती है, उसका भी आकार कैसा होता है? इसी प्रकार से गोल होता है ना। और चूड़ी, माँ जो चूड़ी पहनती है उसका भी आकार कैसा होता है? इसी प्रकार का गोल होता है कि नहीं होता है? होता है। और शादी पार्टी या बर्थडे वगैरह जब होता है ना किसी का, जन्मदिन वगैरह, है ना, तो उसमें खास तौर पर हम लोग क्या मंगाते हैं? केक मंगाते हैं, ठीक है। केक खाए हो सब लोग जी। केक का भी आकार कैसा होता है? इसी प्रकार का गोलाकार होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रोज अपने घर में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं जिसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, लेकिन हम लोग उसका नाम जानते नहीं। आज हमें पता चल गया कि रोटी, कंगन, चूड़ी, केक, इस प्रकार की जो आकृतियां होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि गोलाकार आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। और वृत्त, अगर वृत्त जब हम बोलते हैं तो वृत्त से हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आता, है ना। तो वृत्त का अर्थ समझने के लिए हमें उसका अंग्रेजी शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? अंग्रेजी शब्द। वृत्त से क्या, वृत्त को क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। सर्कल जब बोलते हैं तो क्या आता है? साइकिल, है ना। और साइकिल मतलब साइकिल का चक्का, यानी साइकिल के चक्के जैसी आकृति, साइकिल के चक्के जैसी आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है ना। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये चक्के जैसी जो आकृति है, जो गोल आकृति है, इसमें इसके कितने अंग होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे हम मनुष्य होते हैं ना जी, तो हमारे बहुत सारे अंग है ना, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, पैर, बाल, सिर। उसी प्रकार से इस वृत्त के भी बहुत सारे अंग होते हैं, है ना। देखने में एक गोली आकृति दिख रही है, गोल आकृति, है ना, लेकिन इसके बहुत सारे अंग होते हैं। उन अंगों के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर बनाएंगे? एक साइकिल का चक्का,
क्या बना लिए? साइकिल का चक्का, है ना। ये साइकिल का चक्का जो होता है ना, उसका जो ये गोलाकार आकृति होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिम। हम लोग क्या कहते हैं? रिम, है ना। साइकिल का क्या है ये? रिम, है ना। ठीक है, इस रिम को क्या बोलते हैं? इस रिम को ही बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। ठीक है, अब परिधि का मतलब क्या होता है? तो परिधि का मतलब रिम। जब भी कोई कहीं बोले कि परिधि, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है? रिम की बात कर रहा है। साइकिल के चक्के की किसकी बात कर रहा है? रिम की बात कर रहा है। ठीक है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो परिधि को अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं इसको? पेरीमीटर, है ना। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। परी पेरी, क्या बना है? पेरी धन मीटर, पेरी धन मीटर, है ना। पेरी मतलब क्या होता है? पेरी मतलब चारों ओर होता है। क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, इसके चारों ओर। और मीटर का मतलब क्या होता है? मापना। मीटर का मतलब क्या होता है? मापना। तो इस प्रकार से परिधि का मतलब क्या होता है? रिम के चारों ओर का माप। क्या होता है? रिम के चारों ओर का माप। परिधि को आप क्या याद रखोगे? पेरीमीटर, है ना। पेरी मतलब क्या होता है? चारों ओर, है ना। इसके चारों ओर, रिम के चारों ओर। और मीटर मतलब जानते ही हो, मीटर मतलब क्या करते हैं? मेजरमेंट, है ना। मीटर से किसी की लंबाई नापते हैं ना। ठीक है, मीटर कहीं उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? चारों ओर का माप, चारों ओर का माप, चारों ओर की लंबाई का माप। किसका माप? तो लंबाई का माप, क्योंकि आप मीटर से क्या नापते हो? लंबाई ही नापते हो ना। इसकी हम क्या नापेंगे? लंबाई। चारों ओर की लंबाई का माप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर, या हिंदी में क्या कहेंगे? परिधि। ठीक है। इसके बाद साइकिल में, जब साइकिल के चक्के को जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप देखते हो कि रिम के साथ में क्या लगा रहता है? बीच में साइकिल के चक्के के मध्य बिंदु से, बीच से, है ना, क्या लगा रहता है? स्पोक लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्पोक। इस स्पोक को ही क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोक। और गणित की भाषा में इसका क्या नाम है? त्रिज्या। त्रिज्या। क्या नाम है इसका? त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, और त्रिज्या को जहां हमें गणित में कहीं लिखना होगा तो हम उसको किससे लिखेंगे? आर से लिखेंगे, रेडियस का आर। तो ये देखो, हम लोगों को यहाँ पर अभी तक दो चीजें हम लोगों ने देखी। जो गोलाकार आकृति होता है उसके चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, है ना। और केंद्र से, उसके मध्य बिंदु से परिधि के बीच की दूरी, यानी जो स्पोक है ना, इस स्पोक को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। ये देखने में बहुत आसान है, बहुत छोटा आकृति है, बहुत साधारण आकृति है ना। गोलाकार आकृति बहुत आसान दिख रहा है ना, लेकिन इसमें है बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है हमारा क्या? ब्रिक। ठीक है, रिंग, साइकिल का रिंग। और यहां पर हमने देखा था जब भी कोई वृत्त बनाना होता है, क्या करना होता है? वृत्त, या गोलाकार आकृति बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडर से, है ना, डिवाइडर का नुकीला वाला हिस्सा रख करके क्या करते हैं? चारों ओर गोल गोल घुमाते हैं ना। तो जहां से घुमाते हैं, जिस बिंदु से, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर, केंद्र। ठीक है, और केंद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। अब चूंकि जब भी वृत्त बनाना होगा, बनाए होगे आप लोग, तो शुरुआत कहां से करते हो? इसी बिंदु से करते हो, है ना। जो डिवाइडर होता है ना, उसके नुकीले वाले हिस्से को कहां रखते हैं? बीच में रखते हैं। जहां रखते हैं वहीं से फिर चारों ओर घुमाना शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो ये शुरुआती बिंदु है क्या? वृत्त बनाने का
प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु। तो इसकी को बोलते हैं हम लोग, केंद्र को ना ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओ। ओ क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका शुरुआत यहां से होता है। कहां से होता है? यहीं से होता है। ओरिजिन यहीं से होता है। ओरिजिन मतलब शुरुआत। ओरिजिन मतलब शुरुआत। हम लोग वृत्त बनाने का शुरुआत कहां से करते हैं? इसी बिंदु से करते हैं, है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्र, सेंटर। और इसको लिखेंगे ओ से। किससे लिखेंगे? ओ से। ओ से क्यों? ओ से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी ओरिजिन, इसके इस रचना की उत्पत्ति कहां से होती है? इसी बीच वाले बिंदु से होती है। इसीलिए इसको ओ से लिखेंगे, सी से नहीं लिखेंगे, है ना? सेंटर का सी से पहला अक्षर है ना, लेकिन हम इसको किससे लिखेंगे? ओ से लिखेंगे। ओ से क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? बीच से हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने अभी देखा कि ये साइकिल का चक्का है, रिम है ना? और इसमें क्या होते हैं? स्पोक्स लगे होते हैं। इस स्पोक्स को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, एक स्पोक के सामने दूसरा स्पोक, बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं। लगे होते हैं नहीं लगे होते, है ना? तो एक स्पोक के सामने क्या लगा हुआ है? और स्पोक लगा हुआ है ना? तो इस प्रकार से जब दो स्पोक एक सीधी रेखा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? एक सीधी रेखा, है ना? ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। आरी बात समझ में? ठीक है, तो जब दो त्रिज्याएं एक सीधे में हो जाती हैं, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा का रचना कर लेती हैं, तब इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा का एक नया नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसका? इसका नाम देते हैं हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। जब दो स्पोक्स जुड़े होंगे एक सीध में और एक सीधी रेखा बनाएंगे, कैसे रेखा बनाएंगे? सीधी रेखा बनाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यास। और व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। अब चूंकि इसका पहला अक्षर डी है, तो इसको हम लोग हमेशा किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। इसका संकेत कैसा लिखेंगे हम लोग? डी से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो व्यास बना है, ये जो व्यास बना है वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है ना? यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमको? त्रिज्या धन त्रिज्या। दो बार त्रिज्या को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा। व्यास जो होता है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअल में है क्या? दो त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं को जब मिला देते हैं तो क्या मिलता है? व्यास मिलता है। ठीक है ना? और त्रिज्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? आर से। किसे लिखते हैं? आर से, है ना? और व्यास किसे लिखते हैं? डी से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल जाता है? 2r आर और आर कितना हो गया? 2r बराबर t। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि व्यास क्या है? दो त्रिज्या। व्यास क्या है? दो त्रिज्या। त्रिज्या धन त्रिज्या बराबर व्यास। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं। अब परीक्षाओं में कैसा प्रश्न इसमें पूछ सकता है आप लोगों से? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है या एक रिम है ना? साइकिल का क्या है? एक रिम है। इसमें कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो साइकिल का चक्का ध्यान है ना, उसमें एक ही त्रिज्या होता है क्या? एक ही स्पोक होता है क्या? नहीं, बहुत सारे स्पोक्स होते हैं। तो हम इसमें चाहे तो जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? बहुत सारी। ठीक है, तो एक वृत्त में क्या हो सकती है? त्रिज्या की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। कभी अंत ही नहीं होगा, है ना? इसके बीच में जो खाली जगह बचा है ना, यहां से भी एक त्रिज्या खींच सकते हैं। खींच सकते हैं ना?
ठीक है, यहाँ से फिर खींच सकते हैं। इस प्रकार से हम अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, तिरंगे में जो चक्र देखते हो ना, चक्र इसमें तो गोलाकार आकृति होता है ना, तो उसमें भी देखो क्या रहता है, त्रिज्या बना रहता है ना। ठीक है, कितनी त्रिज्या होती है उसमें? 24 होती है ना। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, उसको वो प्रदर्शित करता है। आगे हम देखें, अब अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, साइकिल का रिम है ना, और इसमें कितनी व्यास खींचे जा सकते हैं। व्यास मतलब क्या होता है, दो त्रिज्याओं का जोड़ है ना। जब जो दो त्रिज्याएं क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में होती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या, व्यास अपने आप में कुछ भी नहीं है, व्यास अपने आप में कुछ नहीं है। व्यास क्या है, दो त्रिज्याएं जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है, व्यास बनता है ना। तो बताओ कितने व्यास खींच सकते हैं हम लोग? बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना। बहुत सारे व्यास हम खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, है ना। इसकी भी रेखा निश्चित, इसकी भी संख्या निश्चित नहीं होती है। तो व्यास की संख्या अगर पूछे कि बताओ एक वृत्त में कितनी व्यास खींचे जा सकते हैं, तो इसकी भी संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, अनंत होगी। अनंत का मतलब जानते हो ना, जिसका कोई अंत नहीं होता है ना। जैसे गिनती हम लोग लिखते हैं ना, संख्या लिखते हैं, उसका अंत कभी नहीं होता। अगर कोई पूछे कि संख्याओं का कोई अंत है क्या, तो कोई अंत नहीं है। आपका पूरा कमरा भर जाए, आपकी पूरी कॉपी भर जाए, है ना, कभी खत्म नहीं होता। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, अनंत। तो इसी प्रकार से व्यास की संख्या भी कितनी होगी, अनंत होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। केक सब लोग खाए हो ना जी, है ना केक जी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पार्टी शादी में हम लोग क्या मंगाते हैं, मान लो हम लोगों ने केक मंगाया। क्या मंगाया, केक। इसकी अभी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है ना, रोटी के समान होती है ना। अब जब हमें क्या करना रहता है, केक काटना रहता है। क्या करना रहता है, केक काटना रहता है। अगर इस केक को हम सेंटर से काट दें, मतलब व्यास से काट दें, ऐसे, है ना, बीच से अगर काट दे, कहां से काट दे, बीच से, यानी हम एक क्या खींच दे, व्यास खींच दे। क्या खींच दे, व्यास। तो व्यास जो होता है ना बेटा, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। दो बराबर दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। कितने टुकड़ा में बढ़ जाएगा, दो टुकड़ा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, दो टुकड़ा को जब किसी चीज को दो टुकड़ों में बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आधा। क्या कहते हैं, आधा टुकड़ा। क्या कहते हैं उसको, आधा टुकड़ा, है ना। कि मुझे तो आधा मिली, है ना, मुझे कितना मिला, आधा टुकड़ा मिला। अगर घर में दो लोग हैं तो केक को कहां से काटेंगे, बीच से काटेंगे, काटेंगे ना। और क्या बन जाएगा, ये दो बराबर आधा आधा, है ना। और आधा को क्या कहते हैं, आधा के लिए एक और शब्द का उपयोग होता है शुद्ध संस्कृत में, अर्ध। क्या होता है, अर्ध। अर्ध का मतलब भी क्या होता है, आधा ही होता है। ठीक है, तो और टुकड़ा का मतलब चूंकि ये वृत्त का टुकड़ा है ना, इसका टुकड़ा है वृत्त का, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ध वृत्त। क्या बोलते हैं इसको, आधे टुकड़े को अर्ध वृत्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे, जब हम इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, कितने बराबर भागों में बांटते हैं, दो। केक को हम क्या करते हैं, दो बराबर भागों में जब बांटते हैं तो हमें कितने अर्धवृत्त प्राप्त होते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि बताओ बच्चों कि जब हम एक व्यास खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक व्यास खींचेंगे, मतलब बीच से काटेंगे। केक को कहां से काटेंगे, बीच से काटेंगे, तो कितने अर्धवृत्त प्राप्त होंगे, कितने मिलेंगे, दो। ठीक है, तो वृत्त में व्यास खींचने पर, है ना, क्या करने पर, व्यास खींचने पर अर्धवृत्त की संख्या कितनी होती है, अर्धवृत्त की संख्या कितनी हो जाती है, दो। अर्धवृत्त की संख्या कितनी होती है, दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया चीज देखा, जब हम केक को क्या करते हैं, बीच से काटते हैं तो ये दो बराबर टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी आधा आधा टुकड़ा हो जाता है। और आधा को क्या कहते हैं,
अर्ध कहते हैं। क्योंकि ये वृत्ताकार आकृति है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फिर से हम लोग एक केक लेते हैं। क्या करते हैं, एक केक लेते हैं, है ना। ठीक है, अब शादी पार्टी में क्या है, बर्थडे पार्टी में केक आया हुआ है ना। ठीक है, अगर उसको हम गलती से क्या करें, यहां से काट दें, क्या कर दें, यहां से, बीच से ना काट करके उसके ऊपर या उसके नीचे अगर काट दें, है ना, तो हमें क्या मिलती है, एक रेखा फिर से मिलती है ना। तो बीच से ना काट करके हमने क्या किया, छोटा टुकड़ा काटा। कैसा टुकड़ा काटा, छोटा टुकड़ा काटा। तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, टुकड़ा ही तो कहते हैं ना। अब ये कैसा टुकड़ा है, ये कैसा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा, है ना। तो ये दो अलग अलग आकार में पड़ जाता है, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा, है ना। ये वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, बड़ा टुकड़ा। दो अलग अलग आकार में टूट जाता है, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा, है ना। ये जो छोटा टुकड़ा होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध, अरे सॉरी अर्ध नहीं, लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो छोटा आकार का टुकड़ा होता है ना उसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, लघु। क्या बोलते हैं, लघु। छोटा क्या बोलते हैं, लघु। अब ये किसका टुकड़ा है, ये एक्चुअल में तो वृत्ताकार आकृति का है ना। तो जो छोटा टुकड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको, लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, बड़ा आकृति वाले को क्या कहते हैं, दीर्घ। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और जहां से हमने काटा, यहां से हमने क्या किया, इसको काटा, यहां से काटा ना, ये काटे हो सब लोग, है ना। छोटा टुकड़ा काटना है, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो बड़ा टुकड़ा काट के तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि सबको बांटना है। हम छोटा टुकड़ा जब काटते हैं तो जो काटने वाली रेखा जो बनती है इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। ठीक है, और जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो जब हम क्या करते हैं, व्यास से अलग हट के, व्यास से जो बद्ध से जाता है ना बीच से, उससे अलग हट के जब कोई आखिर रेखा खींचते हैं, है ना, यानी वृत्त का छोटा टुकड़ा करते हैं। क्या करते हैं, छोटा टुकड़ा करते हैं। तो उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं क्या, जीवा। क्या कहते हैं इसको, जीवा। ये भी इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, इसका आकृति कैसा दिख रहा है, ये सेम टू सेम कैसा दिख रहा है, व्यास के जैसा दिख रहा है ना। लेकिन ये व्यास से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। व्यास से क्या होता है, ये छोटा। जीवा की आकृति हमेशा लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई हमेशा व्यास से कम होती है। क्या होती है, कम। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। परीक्षा में पूछ सकता है कि जीवा की लंबाई सत्य असत्य, है ना, कि बताओ जीवा की लंबाई व्यास से अधिक होती है, तो क्या मानोगे आप, सत्य की असत्य, असत्य। क्योंकि जीवा जो होता है ना वो छोटा टुकड़ा करने के लिए खींचा जाता है। किसके लिए खींचा जाता है, छोटा टुकड़ा करना जो हमें होता है ना। और जब बराबर बराबर दो टुकड़ा करना होता है तो व्यास खींचते हैं, है ना, बड़ा टुकड़ा जब करना होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जीवा जो होती है, जीवा की जो लंबाई होती है वो हमेशा व्यास से क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं इसको, हम ये कह सकते हैं कि जीवा जो होता है वो व्यास का छोटा भाई है। कैसा भाई है, ये छोटा, है ना। बड़ा भाई के बाद छोटा भाई तो आता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं।
अब मान लो केक को हम लोग यहाँ से ना काट करके, ये केक है, क्या है, केक है ना। अब केक को हम क्या करते हैं, जब भी आप लोग को केक काटने का मौका किसी को मिला है क्या, केक काटे हो, देखो केक जब काटते हैं ना तो चाकू कैसे पकड़ के काटते हैं, ऐसे और ऐसे, छोटा 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 सा टुकड़ा काटने के लिए कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं और ऐसे काटते हैं ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये भी क्या है, इधर क्या है, ये त्रिज्या है ना, और त्रिज्या के बीच में छोटा सा खंड टुकड़ा निकला है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी एक टुकड़ा ही है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, चूंकि ये त्रिज्या के बीच में है, किसके बीच में है, त्रिज्या के बीच में है, तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या खंड, है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, कि त्रिज्या खंड क्या होता है, ठीक है। तो आपके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि दो त्रिज्याओं के बीच में जो टुकड़ा है, किसके बीच में है, दो त्रिज्याओं के बीच में जो टुकड़ा है वही क्या है, त्रिज्या खंड है ना। वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में कंफ्यूज नहीं होना है ना। वृत्तखंड मतलब वृत्त में जब जीवा खींचते हैं ना, ठीक है, तब क्या बनता है, वृत्तखंड, और जब त्रिज्या खींचते हैं, क्या खींचते हैं, त्रिज्या, तो अब क्या बनेगा, त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये त्रिज्या खंड कैसा है, छोटा त्रिज्या खंड है, ये कैसा है, छोटा, ये छोटा है ना, और ये इधर वाला हिस्सा क्या है, ये बड़ा त्रिज्या खंड है ना, क्या है ये, बड़ा त्रिज्या खंड, ठीक है। तो छोटा को अभी हम लोगों ने पढ़ा है, छोटा को क्या कहते हैं आप, छोटा का और क्या क्या शब्द है, लघु, क्या बोलते हैं इसको, लघु, लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा है और बड़ा के लिए हम लोग क्या शब्द उपयोग करते हैं, दीर्घ, क्या उपयोग करते हैं, दीर्घ, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्याओं के बीच में छोटा टुकड़ा है ना, खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड, और जो कि छोटा है तो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड, और बड़ा टुकड़ा, बड़ा है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, दीर्घ है ना, बड़े बड़े टुकड़े क्या कहते हैं, दीर्घ, और चूंकि दो त्रिज्याओं के बीच में ही है ना, ये भी बड़ा टुकड़ा किसके बीच में है, त्रिज्याओं के ही बीच में तो है, ये त्रिज्या और इस त्रिज्या के बीच में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ त्रिज्या खंड। ये चीज जो बता रहे हैं आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ना है ना, तब आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। मेन इसको समझना है ना, अच्छे से समझ लिए ना, तो आपको त्रिभुज वृत्त का कोई भी प्रश्न आए, कहीं से भी आए, आपको कोई समस्या नहीं होगा, आप कुछ को कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। चलिए अब और आगे देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, वृत्त को क्या करते हैं, वृत्त को किसी आकृति के बीच में बनाते हैं, कोई अन्य आकृति के बीच में बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज, है ना। इस त्रिभुज के अगर तीनों कोनों को घुमाते हुए या छूते हुए जब हमें कोई एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का वृत्त अगर बनाते हैं ना, तो ये वृत्त क्या है, इस आकृति के बाहर बाहर है ना, ठीक है, कैसा है, बाहर है, तो इसको बोलते हैं, बाहर को क्या बोलते हैं, चारों ओर को, इसके चारों ओर है ना, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग परिगत वृत्त। कैसा वृत्त, परिगत वृत्त। अगर किसी आकृति के बाहर है वृत्त, है ना, किसी आकृति के बाहर अगर बना हुआ है तो उसका क्या नाम होता है, परिगत वृत्त, है ना। बाहर बाहर, इसको अगर हम तोड़े दो शब्दों में तो क्या मिलता है, परिधन गत, परिधन गत, है ना। और परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, है ना, और गत मतलब जाना, मतलब जो बाहर बाहर चारों ओर जाता है ना, ऐसा वृत्त जो किसी आकृति के बाहर, है ना, चारों ओर
जाता है, गमन करता है। गत मतलब जाना, है ना। तो उस आकृति को, उस वृत्त को हम क्या कहेंगे? परिगत वृत्त। अब इसी प्रकार का, इसी का उल्टा देख लें। अगर कोई त्रिभुज है या कोई दूसरी आकृति है, अगर इसके भीतर अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इसके भीतर ऐसा आकृति बनाते हैं, इसके अंदर बन गया ना एक वृत्त, है ना। तो चूंकि कैसा बना है? अंदर बना है ना, इस आकृति के कहां बना है? अंदर। और अंदर वाले को बोलते हैं अंतःवृत्त। जो अंदर बनता है उसको क्या कहेंगे? अंतःवृत्त। तो इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा वृत्त, कैसा वृत्त? ऐसा वृत्त जो किसी आकृति के बाहर चारों ओर बना हुआ हो या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बाहर है ना, चारों ओर है ना, चारों ओर को मतलब क्या होता है? परिधि, है ना। ठीक है, तो चूंकि बाहर चारों ओर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिगत वृत्त। इसको खाली स्थान में पूछ सकता है ना, या ऑप्शन भी दे करके पूछ सकता है कि छाटिए कि ऐसा वृत्त जो किसी आकृति के क्या बनी हुई है? बाहर बनी हुई है, चारों ओर बनी हुई है ना। उस आकृति, उस वृत्त को हम क्या कहते हैं? तो उस वृत्त को क्या कहेंगे? परिगत वृत्त। इसी का दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऐसा वृत्त जो किसी आकृति के अंदर बनी हुई है, कहां बनी हुई है? अंदर, भीतर बनी हुई है, अंदर बनी हुई है। अंदर से क्या बनेगा? अंतः, अंदर से अंतः, अंदर से अंतःवृत्त। अंदर बोल दिया, भीतर बोल दिया, मतलब अंतःवृत्त। तो ये हुआ वृत्त का अंग, वृत्तों के अंग। वृत्त में कितने प्रकार के जो है अंग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, है ना, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखा। एक चीज और छूट गया, उसको बता देता हूं लास्ट। जैसे ये वृत्त है, क्या है ये? वृत्त। अगर इसको छू करके कोई रेखा अगर जा रही है ऐसे, अरे बात समझिए, जैसे हम लोग चलते रहते हैं ना, तो हम लोगों को छू करके कोई पार हो जाता है, टच करके, है ना, स्पर्श करके। तो इसको बोलते हैं जब कोई छू कर, कैसा करके? छू कर। और छू कर को क्या बोलते हैं? और स्पर्श करना, क्या बोलते हैं? स्पर्श, है ना। छूकर का एक और शब्द उपयोग होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? स्पर्श। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को छूकर चली जाती है, कैसे चली जाती है? छूकर चली जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। क्योंकि हमें ये छूकर जा रही है ना, छूकर जाने वाली रेखा। जो रेखा वृत्त को छूकर जाएगी, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है परीक्षाओं में, है ना। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को छूकर जाती है, क्या कहते हैं? तो छू के जाते हैं, छू के जाने वाले क्या कहते हैं? स्पर्श। क्या कहते हैं? स्पर्श। ठीक है, स्पर्श रेखा ये होता है। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न कैसे प्रश्न पूछता है? आंकिक प्रश्न, कुछ प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है आपके पास, एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, और उसकी त्रिज्या बता दिया आपको कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? तुरंत एक चित्र बनाना है। क्या करना है? तुरंत एक चित्र बनाना है, और पूछ देगा बताओ इसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है। तो हम लोगों को पता है ना, इसका नाम क्या होता है? तो आपको क्या पता है कि व्यास अपने आप में कुछ नहीं है, ये दो त्रिज्याओं का जब मिलते हैं, दो त्रिज्याएं मिला लेते हैं, जब दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है? व्यास। तो आपको तुरंत क्या करना है? जब ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर ही होगा ना, है ना। ये 5 तो ये भी 5। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? 5 धन 5 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 10। व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या धन त्रिज्या। इस प्रकार का प्रश्न,
आ सकता है। बहुत आसान होता है, इसको हम तुरंत बना सकते हैं। और कैसा प्रश्न आ सकता है और देख लेते हैं थोड़ा। अब इसी का उल्टा दे देगा, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और इसका बोल देगा क्या, इसका व्यास, इसका व्यास है ना, इसका व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बताओ, क्या बताओ, त्रिज्या बताओ। तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब दो त्रिज्याओं को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तब क्या मिलता है, व्यास। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने कि जब दो त्रिज्याएं, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है ना, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, व्यास, है ना। और त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, लिखते हैं ना, क्योंकि बार बार त्रिज्या लिखने में समय नष्ट होगा, है ना। तो आर धन आर बराबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 2r बराबर डी, है ना। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2r बराबर 10, है ना। अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए ना, यानी इस बाएं घर में हमें क्या चाहिए, r चाहिए। और दो क्या है, संख्या है ना, दो क्या है, संख्या। ये किसके साथ रहेगा, संख्या के साथ रहेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। नमक हम लोगों ने पढ़ा है, नमक के साथ नमक रहेगा, शक्कर के साथ शक्कर रहेगा, आम के साथ आम रहेगा, वैसे ही ये संख्या के साथ संख्या रहेगा। तो दो चला जाएगा किसकी तरफ, 10 की तरफ, है ना। तो दो गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा, बटा में, किसमें हो जाएगा, बटा। अब बटा का मतलब तो हम लोगों को पता ही है, बंटवारा। बंटवारा मतलब क्या करना पड़ता है, पहाड़ा करना पड़ता है। इस रेखा का लाइन का मतलब होता है बटा, बटा मतलब बंटवारा, और बंटवारा मतलब पहाड़ा। दो के पहाड़ा में आ जाएगी, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, r बराबर 5, यानी त्रिज्या कितनी है, 5, ठीक है। इसके अलावे भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब भी कोई आकृति होता है, कोई वस्तु जो होता है ना, ये भी एक वस्तु ही है ना, केक है, रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी है ना, या कंगन है, चूड़ी है, वो भी एक वस्तु है। तो ये भी क्या करता है, कोई भी वस्तु क्या करता है, स्थान घेरता है ना, स्थान क्या करता है, घेरता है। और इस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्र कहते हैं ना। क्या होता है इसका, क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसके चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, परिधि, क्या कहते हैं इसको, परिधि। तो वृत्त का ना क्षेत्रफल भी होता है और परिधि भी होता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति वाला जब पाठ पढ़ेंगे ना, तो यहाँ बताऊंगा मैं क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालते, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, बिना रटे, है ना, केवल समझ करके, है ना, बिना सूत्र के हम बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।